प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास होगी साबुन व अपमार्जक के बारे में, और आप जानेंगे साबुन के बारे में कि साबुन कैसे बनता है, साबुन कपड़ों को कैसे धोता है, साबुन कोरोना को कैसे मारता है। इन बातों को अपन स्टडी करेंगे। तो तैयार है ना पढ़ने के लिए? शुरू करते हैं। साबुन व अपमार्जक। आज का टॉपिक क्या है? साबुन व अपमार्जक। ठीक है, साबुन व अपमार्जक क्या होता है? तो आप पहले तो एक छोटा सा प्रश्न आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अपमार्जक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिटर्जेंट भी कहते हैं। DETERGENT, डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट का लैटिन भाषा का शब्द है। आप कौन सी भाषा का शब्द है डिटर्जेंट? आप लोगों से पूछ ले, आप बताएंगे सर लैटिन भाषा का शब्द है डिटर्जेंट। इसका मतलब क्या होता है? तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी आप भी लगा देना। टू वाइप क्लीन, टू वाइप क्लीन। अच्छा, अंग्रेजी बताने के बाद आपसे हिंदी पूछ ले कि भाई माना तो अंग्रेजी समझ में कौन नहीं आवे, तो हिंदी में बताइए। तो आप बताएंगे हिंदी में टू वाइप क्लीन को क्या कहते हैं? स्वच्छ करने वाला, स्वच्छ करने वाला या साफ करने वाला, स्वच्छ करने वाला। तो स्वच्छ करने वाले जो दो चीज़ें आपके सामने हैं, जो आपके घरों में होती हैं, नंबर 1 साबुन और नंबर 2 डिटर्जेंट। साबुन व डिटर्जेंट के बारे में आप लोग स्टडी करेंगे। तो पहले तो मैं आप लोगों को साबुन के बारे में बताऊंगा, फिर आप लोगों को डिटर्जेंट से परिचय करवाऊंगा। तो साबुन का इंट्रोडक्शन देखिए आप। साबुन क्या है? ठीक है, पढ़ें क्या? साबुन है, तैयार हैं? रेडी? ओके। देखिए साबुन क्या होता है। साबुन बताओ भाई, स्पेलिंग क्या होती है साबुन की? 10th क्लास के स्टूडेंट हो, हर कोई बता देगा। SOAP, सोप मीन्स साबुन। देखिए साबुन किसे कहते हैं, बनते कैसे हैं? तो दिमाग में प्रश्न तो आ ही जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे साबुन किन से बनते हैं, साबुन बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो पहले तो आप देखेंगे उच्च वसा अम्ल चाहिए। पहले तो उच्च वसीय अम्ल चाहिए। एक चीज़ तो ये चाहिए साबुन बनाने के लिए। क्या क्या चाहिए? नंबर 1 क्या लिखा है मैंने? उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल चाहिए। अब आप लोग पूछ सकते हैं भाई मेरे को कि उच्च वसीय अम्ल कौन कौन से होते हैं? ऐसे अम्ल होते हैं जो जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो? कार्बन परमाणु की संख्या 12 से लेकर के कार्बन परमाणु की संख्या 18 तक हो। ऐसे अम्लों को कहते हैं उच्च वसीय अम्ल। लंबी श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्ल, इनकी श्रृंखला लंबी होनी चाहिए। उच्च वसीय, लंबी श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्ल चाहिए। एक तो कैसी श्रृंखला वाले? लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले। किस प्रकार के वसीय अम्ल चाहिए अपने को? लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल चाहिए। आप लोगों से और भी पूछ ले कोई पर्सन कि लंबी श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्ल कौन कौन से हैं, एक दो उदाहरण तो बता। ठीक है, एक दो उदाहरण तो पूछ ही ले। तो कौन कौन से उदाहरण? नंबर 1 देखिए, स्टीयरिक अम्ल। याद रखेंगे, थोड़े से ऐसे ही हैं। स्टीयरिक अम्ल पहला। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे पामेटिक अम्ल, पामेटिक अम्ल। तीसरा उदाहरण आप लोग बता सकते हैं ओलिक अम्ल। कौन सा बता सकते हैं? ओलिक अम्ल। बोलिए एक बार और। उच्च वसीय अम्लों के 3 उदाहरण बता दो, 2 उदाहरण बता दो। दोनों तीनों के तीनों याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। स्टीयरिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल भी कहते हैं इसको, स्टेरिक अम्ल भी कह सकते हैं। स्टेरिक अम्ल, पामेटिक अम्ल और ओलिक अम्ल जो हैं वह उच्च वसीय अम्लों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको चाहिए उच्च वसीय अम्ल चाहिए। इनमें से कोई सा भी ले लेना जिनसे आप साबुन बना लें। ठीक है, और दूसरा एक अम्ल हो गए, और दूसरा एक क्षार चाहिए। कौन सा क्षार? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये 2 चीज साबुन बनाने के लिए चाहिए। कौन कौन सी चीज चाहिए भाई? एक तो लंबी श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्ल, दूसरा अम्ल हो गए, और दूसरी क्षार चाहिए। अम्ल व क्षार से साबुन बनता है, लेकिन अम्ल कौन सी? उच्च वसीय अम्ल, लंबी श्रृंखला वाली। ठीक है, और क्षार कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे बात समझ में? अब इन दोनों से बनाए कैसे हैं? ठीक है, कैसे बनाएंगे? इन दोनों, इनमें से किसी भी एक को घोल लेंगे पानी में।
ठीक है, यानी कि इनका जलीय विलयन ले लेंगे। ठीक है, उच्च वसीय अम्ल जो होते हैं के जलीय विलयन में, उच्च वसीय अम्ल जो होते हैं वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को जब हम दोनों को मिला करके गर्म करेंगे, दोनों को मिला करके क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या बन जाएंगे, साबुन बन जाएंगे। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, जलीय विलयन, ठीक है, उच्च वसीय अम्लों को परिभाषा क्या हो जाएगी भाई, उच्च वसीय अम्ल ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन ले लिया, इनमें किस क्या मिला दिया, उच्च वसीय अम्ल मिला दी, इनको गर्म कर लिया, तो क्या बन जाएगा, साबुन बन जाएगा। दो चीज़ों से साबुन बनता है, तो किसे कहेंगे, पहले तो साबुन की कैसे बना कि जब उच्च वसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन बन जाता है। इसे ही साबुनीकरण की क्रिया कहते हैं। देखिए क्या परिभाषा क्या लिख देंगे, जब उच्च वसीय अम्लों को क्या लिखा, परिभाषा बनाने की विधि में क्या लिखेंगे, बनाने की विधि, साबुन बनाने की विधि लिखिए। तो सिंपल सी साबुन बनाने की विधि एचआर सर ने आप लोगों को बता दी है। कैसे कि जब लंबी श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों को, उच्च वसीय अम्लों को, जब लंबी श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के जलीय विलयन के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है, तो साबुन बनता है, तो साबुन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं या इसे साबुनीकरण कहते हैं। आप लोगों से पूछ ले भाई साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे यह बात बतानी पड़ेगी, साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, यह परिभाषा आप लोगों को याद हो गई होगी। जब लंबी श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्ल कौन कौन से हैं आप लोगों को बता दिया था। अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन बन जाता है, और यह क्रिया जो होती है साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो साबुनीकरण व साबुन आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा। किसे कहेंगे, अब पूछ रहे साबुन किसे कहते हैं, ये भी कई बार पूछ रहे थे, साबुन किसे कहते हैं और साबुनीकरण किसे कहते हैं। साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आप लोगों से पूछ ले साबुन की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो साबुन भी बता देना भाई। साबुन बन गया है तो परिभाषा लिखने में क्या दिक्कत है, साबुन बराबर उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं, साबुन कहते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। ये सिंपल सी बात आप लोगों को याद रखनी है। अब साबुनीकरण की अभिक्रिया भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उच्च वसीय अम्लों का सूत्र आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से आप उच्च वसीय अम्ल लिखेंगे। एक सिंपल सा है, उच्च क्लास में आप लोग पढ़ेंगे उनके बारे में। तो कैसे उच्च वसीय अम्लों का सूत्र 1 2 में होता है CH2COOR, फिर CHCOOR, फिर CH2COOR, ठीक है, प्लस यहाँ पर 3 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो क्या बन जाएगा RCOONA, ये बन गया। और साथ में एक और चीज, इसको कहेंगे साबुन। ये साबुन का सूत्र है आरकोना, RCOONA, आरकोना
आर को ना साबुन होना, आर को ना साबुन होना, ये पूछ आर को ना साबुन होना, तो ये साबुन है, आर को ना साबुन होना, साबुन होना, साबुन कहेगा यस आई एम आर को ना साबुन, साबुन होना, आर को ना साबुन होना। साबुन का सूत्र क्या हो जाएगा, RCOONA, और वैसे याद करने के लिए आप कह सकते हैं आर को ना साबुन होना। ठीक है, अब देखो इसके साथ साथ में, साबुन के साथ साथ में और क्या बनता है, ग्लिसरॉल भी बनता है भाई। साबुन के साथ साथ क्या बन जाता है इस अभिक्रिया में, ग्लिसरॉल प्लस और क्या बन गया, ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल का सूत्र क्या है, ग्लिसरॉल का रोल क्या है, ग्लिसरॉल का सूत्र देखिए CH2OH, ये बच गया ना CH2, और ये OH इनके साथ लगता जाएगा, COOR तो वहाँ चला गया और इसके साथ Na जुड़ गया। ठीक है, CH2OH, फिर यहाँ CHOH और फिर CH2OH, ये है ग्लिसरॉल का सूत्र है। आप लोगों से पूछ रहे अलग से ही कि ग्लिसरॉल का सूत्र लिखिए, तो ये ग्लिसरॉल है, मतलब दोनों के विलयन में एक तो साबुन भी पाया जाएगा और ग्लिसरॉल भी पाया जाएगा। अब साबुन और ग्लिसरॉल दोनों मिल रहे हैं, साबुन भी मिल रहा है, ग्लिसरॉल भी मिल रहा है, तो अब इसको अलग कैसे करें, तो इसमें NaCl का विलयन इसमें डालेंगे, सोडियम क्लोराइड इसमें मिलाएंगे। सोडियम क्लोराइड का क्या नाम है भाई, नमक। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नमक क्या है, नाम क्या है, नमक है। मतलब जो विलयन आप साबुन बन गया है उसमें नमक डाल देंगे, सोडियम क्लोराइड मिलाने से साबुन अलग हो जाएगा। साबुन पृथक कैसे हो जाएगा, NaCl मिलाने से साबुन पृथक हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब एक खास बात और बता रहा हूं कि कोरोना अगर है तो साबुन है ना, आर को ना साबुन होना, मारेगा कोरोना। देखो RCOONA, ये किसका सूत्र है, ये साबुन का सूत्र है। साबुन का सूत्र क्या है, आर को ना। ठीक है, साबुन का सूत्र हो गया। अब कोरोना कैसे बनेगा, इससे CORONA। साबुन में जितने जो आ रहे हैं प्रतीक वो ही कोरोना में आ रहे हैं, इसका मतलब ये ज़्यादा ताकतवर है। इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया तो साबुन ही मारेगा कोरोना को, साबुन ही इनको मारेगा और साबुन इसको साबुन बना के छोड़ेगा कोरोना को। ठीक है, कैसे बना देगा वापस, RCOONA। तो इसलिए तो कहते हैं साबुन से हाथ धोना ताकि मर जाए कोरोना। ठीक है, RCOONA किसका सूत्र है, साबुन का सूत्र है। तो ये तो बना, साबुन बन गया होगा, साबुन बनाने की विधि हो गई होगी। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्या कि कई साबुन आर पार भी देखते हैं, अपने को देखते हैं ना, ऐसे साबुन जिनके हम आर पार देख सकते हैं उनको कहते हैं पारदर्शी साबुन। उनको क्या कहते हैं भाई, पारदर्शी साबुन कहते हैं। देखिए, पारदर्शी साबुन या ट्रांसपेरेंट साबुन। पारदर्शी साबुन किसे कहेंगे, जब साबुन में हम क्या मिला दें, ग्लिसरीन मिला दें। साबुन तो बन ही गया, उसमें क्या मिला देंगे भाई, ग्लिसरीन मिला देंगे। तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, उसमें ग्लिसरीन मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है, ग्लिसरीन मिला दिया जाता है। और शेविंग क्रीम, एक और दिमाग में, शेविंग क्रीम में भी झाग आते हैं। शेविंग क्रीम और शैम्पू, ये भी साबुन ही हैं, लेकिन इनमें क्या है, ये कौन से लवण होते हैं, उसमें सोडियम लवण नहीं होकर के इसमें किस प्रकार के लवण होते हैं, पोटेशियम साबुन होते हैं। ये पोटेशियम साबुन होते हैं। इसमें सोडियम लवण की जगह किस प्रकार के लवण होते हैं, पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये भी आप लोग बात में दिमाग में याद रखना कि पारदर्शी साबुन कैसे बनाया जाता है, जब साबुन में ग्लिसरीन मिला दिया जाता है तो वह पारदर्शी हो जाता है, आर पार देख सकते हैं ग्लिसरीन मिलाने से। अब एक छोटा सा प्रश्न आता है, कई बार हम अपने गांव से, अपने शहर से किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, दूसरे गांव में जाते हैं, कहीं ननिहाल में जाते हैं, बुआ जी के जाते हैं, फूफा जी के जाते हैं, और वहाँ जाकर हम अपने जब कपड़े धोने की बात आती है, कई बार रुकते हैं तो वहाँ कपड़े धोते हैं। तो आप क्या देखते हो कि आपके गांव में जो पानी था, आपके शहर में जो पानी था, उसमें तो आपका साबुन बहुत अच्छी तरह से झाग दे रहा था, लेकिन वहाँ साबुन जो है वह झाग नहीं दे रहा। तो आपके दिमाग में अगर आए इस प्रकार के प्रश्न तो सर से पूछ लेना, सर बताएंगे। फिर सर क्या बताएंगे कि वहाँ पर जो आपका साबुन झाग क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो पानी था वह कठोर पानी था, कठोर जल। ठीक है,
कैसा था, कठोर जल। अब वो साबुन जो होता है वह कठोर जल में झाग नहीं देता है। ये किसी ने बता दिया आप लोगों को कि कठोर जल था, वो कठोर जल है। कठोर जल या जिसको खारा पानी भी आप लोग कह सकते हैं, कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ गया, यार हमने तो एक ही जल देखा था जिसको अपन पीते हैं, अब ये कठोर जल कौन सा आ गया। तो मैं आपको बता दूं, कठोर जल दो प्रकार का, जल दो प्रकार का, एक तो कठोर जल होता है और दूसरा मृदु जल होता है। कठोर जल किसे कहेंगे, जिस जल में, देखो कठोर जल कौन सा होता है, ऐसा जल जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन या लवण घुले हुए हों, वह जल कहलाएगा कठोर जल। आयन या लवण घुले हुए हों। पहले बात तो आप ये समझिए, कठोर जल क्या होता है कि ऐसा जल जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन हो या कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण हो, वह क्या कहलाएगा, कठोर जल कहलाएगा। स्पेशली आयन हो, कैल्शियम व मैग्नीशियम के आयन जिस जल में हो वह कठोर जल कहलाएगा। कैल्शियम या ऐसा जल जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन घुले हुए हों, वह कठोर जल कहलाता है। अब कठोर जल में साबुन झाग क्यों नहीं देता है, देखिए क्यों। आप लोग बता देंगे, हम बता दें सर, क्योंकि सर HR सर ने आप लोगों को समझा दिया है कि साबुन जो होता है, साबुन वह किसका बना होता है, उसमें एक सिरे पर Na जुड़ा होता है। ठीक है, साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं देता है, क्योंकि साबुन का सूत्र RCOONA होता है और कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम रहता है। कठोर जल में कौन रहता है, Ca+2 या Mg+2। कठोर जल में कौन रहता है, Ca+2 या Mg+2 आयन रहता है। कोई सा भी रह जाएगा, रहता है। देखो साबुन में सोडियम रहता है और कठोर जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन रहता है। जब साबुन को जल में घोला, इस कठोर जल में घोला जाता है, कठोर जल में, तो कठोर जल के ये कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन जो होते हैं, इस सोडियम आयन को हटा देता है और कैल्शियम के लवण, कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण बन जाते हैं। कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण बनते हैं। ठीक है, समझे क्या बात को, कि साबुन जो होता है, जब कठोर जल से कपड़े धोते हैं तो कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण बन जाते हैं और कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण जल में नहीं घुलते हैं, जल में नहीं घुलते हैं, इसलिए कपड़े साफ नहीं धुलते हैं। इसलिए कपड़े साफ नहीं धुलते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम या, जब कठोर जल में ये लवण होते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम के, जब कपड़े धोएंगे तो ये इस साबुन लगाएंगे तो साबुन के सोडियम को तो ये हटा देंगे और खुद वहाँ पर बैठ जाएंगे, तो कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण बन जाएंगे। कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो लवण बनते हैं वो जल में नहीं घुलते हैं, इसलिए कपड़े साफ नहीं धुलते हैं और ये लवण पेंदे में बैठ जाते हैं, लवण अवक्षेपित हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं और साबुन झाग नहीं देते हैं, और इसलिए साबुन झाग नहीं देते हैं। तो ये थे प्रिय विद्यार्थियों साबुन व साबुन के बारे में, साबुन बनाने की विधि, पारदर्शी साबुन बनाने की विधि, और साबुन जो होता है वह कठोर जल में झाग क्यों नहीं देता है, इसके बारे में आप लोग पढ़े, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम डिटर्जेंट के बारे में, उसके फ़ायदे के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।